जन्नत के पत्ते बाब नंबर 15। रात में उसने मरियम खानम के साथ मिलकर खाना तैयार करवाया था। उन्होंने आज मांती बनाए थे। अजीब गरीब सी डिश थी मगर मज़ेदार थी। मरियम खानम के बकौल जहान को बहुत पसंद थी। जब वो दस्तरखान पे बर्तन लगा रहे थे तब वो सीढ़ियों से उतरता हुआ दिखाई दिया। जहान, मुझे मरियम आंटी ने वो कार्ड भी दिखाया है जो तुमने उनके लिए लिखा था। आंटी, आप तो जहान को उससे भी पहले जानती हैं, है ना? जब वो अंदर कालीन पे आकर बैठा तो उसके सामने प्लेट रखते हुए हया ने मुस्कुराहट दबाए उसे देखते हुए कहा। मरियम आंटी उसके पीछे ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हो रही थीं। उसकी बात पर मुस्कुराकर असर इस्बात ने हिलाया। हाँ बेटा, अरसा हो गया उनके साथ। तो उन्होंने मांती की डिश दस्तरखान के वस्त में रखते हुए कहा, फिर खुद भी बैठ गईं। तमाम बर्तन रखे जा चुके थे और इनके गिर्द वो तीनों तिकोन के 3 खानों की तरह आमने सामने बैठे थे। तो फिर बताएं ना आंटी, जहान बचपन में कैसा था? वो उसी तरह मुस्कुराहट दबाए गाँव तकिए से टेक लगाकर बैठी मज़े से पूछने लगी। खुले बाल समेटकर कंधे पे एक तरफ डाले, लंबी जामनी कमीज के ऊपर शानों पे ठीक से जैतूनी दुपट्टा फैलाए, वो इस घर के साथ बहुत मानूस लग रही थी। जहान कैसा था? ऐसा ही था जैसा अब है, आंटी डिश उसके सामने करते हुए मुस्कुराकर कहने लगी। वो उस दौरान सर झुकाए खामोशी से प्लेट में खाना डाल रहा था। तो बताइए ना, अब और तब वो कैसा था? उसने अब्रू उठाकर संजीदगी से हया को देखा, फिर सर झटक कर अपनी प्लेट की तरफ मुतवज्जह हो गया। भाई ऐसा ही था, बहुत समझदार, बहुत तमीज़दार लड़का। हमारी जदेसी के लड़के जब खेलते थे तो गेंद अक्सर हमारे घरों के छत पर आ जाती थी। लड़के बगैर पूछे लोगों के घरों में फलांग लेते थे, मगर ये तो बहुत अच्छा बच्चा था, कभी बगैर पूछे किसी के घर में दाखिल ना हुआ, ना बगैर पूछे किसी की चीज़ उठाई, कभी किसी की बातें नहीं सुनी, किसी की बात इधर से उधर नहीं की। बहुत ही सादतमंद लड़का था। आंटी बड़ी मोहब्बत और अपनायत से बता रही थी और वो मुंह आधा खोले हक्का बक्का सुन रही थी, जबकि सआदतमंद लड़के ने उसी सआदतमंदी से इस्बात में सर हिलाया। बस अल्लाह का करम है खानम, मेरी मम्मी की तरबियत बहुत अच्छी थी। साथ ही उसने मुस्कुराहट दबाए हया को देखा, जिसके चेहरे की खफगी बता रही थी उसे ये सारी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो खामोशी से अपनी प्लेट में खाना निकालने लगी। अगर वो ये समझती थी कि जहान ने सिर्फ उसको बेवकूफ़ बनाया है तो वो गलत थी। इस फहरिस्त में बहुत सारे लोग थे, अल्लाह समझे इसको। रात में आंटी के अपने कमरे में चले जाने के बाद वो ऊपर आई। गेस्ट रूम अच्छा था, डबल बेड, नफीस बेडशीट, छोटे से घर का छोटा सा कमरा, बालकनी में खुलता दरवाजा। तुर्कों के बलाए मंजिल के कमरों में बालकनी में खुलते दरवाजे हवादार हुआ करते थे। जहान कमरे में नहीं था। वो बेड की पायंती पर आकर बैठ गई। समझ नहीं आ रहा था अब क्या करे। बालकनी के दरवाजे पर आहट हुई तो वो फौरन उठने लगी। बैठो बैठो। वो हाथ उठाकर रोकता अजलत में आगे आया, कुर्सी के साइड से अपना बैग उठाया और उसे खोलने लगा। हया उठते उठते वापस बैठ गई। तुम सो जाओ, मुझे ज़रा काम है। अपने बैग से अपना लैपटॉप निकालते हुए उसने हया को देखा। लैपटॉप को अपने सामने खोल कर वो अब कुछ सीडीज निकाल कर उलट पुलट करने लगा था। वो खामोशी से उसको देखे गई। एक सीडी निकाल कर जहां ने लैपटॉप में डाली। चंद लम्हे के लिए कुछ देखा, फिर सीडी वापस निकाली, कवर में डाली, लैपटॉप को उठाकर बैग में रखा और फिर जरा चौंक कर उसे देखा। वो अभी तक जहान को देख रही थी। इसके कहने पे जरा गड़बड़ाकर दूसरी तरफ देखने गई। तुम सो जाओ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन इनको मत बताना। बैग उठाकर जिप बंद करते हुए वो खड़ा हुआ, उसे कंधे पे डाला और फिर बालकनी के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो मुतफक्कुर सी खड़ी हुई। कब आओगे? सुबह। अंदर से दरवाजा बंद कर लो, मेरे पास दूसरी चाबी है, उसने मुड़े बगैर कहा और मुड़े बगैर बाहर निकल गया। काश उसी वक्त मरियम खानम सुन लेती कि उसके घर की कितनी चाबियां उनके सादतमंद बेटे के पास है। हया ने दरवाजा बंद करते हुए जरा सी झुर्री से बाहर देखा। बाहर एक खस्ता हाल जीना था जो घर की पुश्त पे उतरता था और फिर बैकडोर्स की आदत उसे हमेशा से थी। उसने दरवाजा बंद कर दिया और उसके पुश्त पे टेक लगाए खड़ी गहरी सांसें अंदर उतार ली। 24 घंटे, पूरे 24 घंटे बाद वो कलेलिस के बॉर्डर पर होंगे। कल की रात बिलाशबे यादगार रात होगी, उसने सोचा था। वो उसकी सोच से भी ज्यादा यादगार होगी, ये वो नहीं जानती थी। सुबह का सुनहरी धूधियापन क्लेरिस के खेतों और जैतून के दरख्तों के झुंड पे कतरा कतरा उतर रहा था। वो कमरे में रखी उस वाहिद कुर्सी पे टेक लगाकर बैठी मुंतजिर सी
बालकनी के दरवाजे को देख रही थी। सामने मेज पे नाश्ते के बर्तन खाली पड़े थे। वो काफी देर से उसी पोजीशन में बैठी थी। अजरक के लंबे कुर्ते में मलबूस, बालों में ढीला जोड़ा बनाए, मुंतजिर, मुजतरिब मगर पुरसुकून। दफतन दरवाजे की कील होल से क्लिक की आवाज आई। आहिस्ता से दरवाजा खुला। पर दोनों हाथों से पकड़े जहान ने दबे पांव उससे उसे धकेला कि उसकी चरचराहट कम से कम सुनाई दे। अभी आधा खुला था कि उसकी निगाह सामने बैठी हया पे पड़ी। वो शायद उसके आराम के ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता खोल रहा था। उसे जागता देखकर सीधा हुआ और अंदर आके दरवाजा बंद किया। सुबह बखैर, उठ गई? हाँ, कब की? जहान ने अपना बैग बेड पे रखा। वो थका हुआ नहीं लग रहा था, ठीक ही था। शायद रात कहीं और सोया था या शायद नहीं, पता नहीं क्या करता रहा था। क्या खानम आई थी? वो अलमारी की तरफ बढ़ा जहाँ उसके कपड़े रखे थे। हाँ, नाश्ता दे गई थी, मैंने तुम्हारा नहीं बताया। अच्छा, क्या बनाया नाश्ते में? शायद उनके हाथ का जायका उसे बहुत पसंद था, सो जरा दिलचस्पी से पूछा। साथ ही अलमारी में रखे कपड़ों को उलट पुलट कर देख रहा था। बोर्क लाई थी, एक मेरा और एक तुम्हारा। तुमने अपना खा लिया? हाँ, और मेरा? उसने एक शर्ट और तौलिया निकाल कर कंधे पे डालते हुए बाथरूम की तरफ जाते जाते मुड़कर पूछा। तुम थे नहीं, अब वापस क्या करती? तो मैंने वो भी खा लिया। वो जो किसी और जवाब की तवक्को में बाथरूम की तरफ जाने ही लगा था, रुक के बेहद तहीर से उसे देखा। तुमने मेरा नाश्ता भी खा लिया? उसने आराम से सर हिलाया। टांग पे टांग चढ़ाए, टेक लगाए वो मजे से बैठी थी। जहान ने तासुफ से उसे देखा। दादा कहते थे कि उनके जमाने में बीवियां शोहर के आने से पहले खाना नहीं खाया करती थीं। ये तुम्हारे दादा क्या फिरौन के जमाने के थे? वो मुंह बना के बोले। अभी तो गुजरा है उनका जमाना, अब भी वही रिवाज है। पता नहीं बड़ों को क्या नॉस्टैल्जिया होता है कि शायद उनका जमाना ज्यादा अच्छा था। उसकी बात पे जहान ने अफसोस से सर झटका। अच्छा सुनो, मरियम खानम के किचन के ऊपर वाले कैबिनेट्स में से दाएं हाथ के तीसरी कैबिनेट खोलोगी तो वहाँ खाने पीने की बहुत सी चीजें पड़ी होंगी। कुछ निकाल लाओ मेरे लिए। अल्लाह अल्लाह जहान, कल को वो किसी के बारे में कह रही थी कि वो सादतमंद लड़का कभी बगैर पूछे चीज नहीं लेता। मैंने कब कहा है कि बगैर पूछे लो? तुमने ये भी नहीं कहा कि पूछ के लो। बोर्ड से जी नहीं भरा मेरा, वो जो सुबह सुबह मेरा दिमाग खा रही हो। वो खफगी से कहता बाथरूम में चला गया और दरवाजा जोर से बंद किया। उसके जाने के बाद हया के लबों पर मुस्कुराहट उमड़ आई। वो शरारत से निचला लब दांतों से दबाई उठी, साइड टेबल के पर्दे के पीछे से एक ढकी हुई प्लेट निकाली और फिर ऊपर वाले प्लेट उठाकर जहान का बोर्ड देखा, उसे दोबारा ढका और फिर सामने मेज पे रखा। चंद लम्हे के लिए खड़ी सोचती रही, फिर अपना पर्स उठाया, अंदर से पेन और पोस्ट इट नोट का छोटा पैड निकाला। ऊपरी सफ़े पे लिखा, तुम्हारे दिमाग से बोर्ड का ज़्यादा बहुत अच्छा है। और इस नोट पैड से फाड़ और फिर ऊपरी प्लेट पे उसे नोट पैड से फाड़ा और फिर ऊपरी प्लेट पे चिपका दिया। चंद लम्हे बाद वो कमरे से बाहर थी। कुछ देर बाद जहां नीचे आया तो वो दोनों फर्शी नशस्त वाले कमरे में बैठे थी। उसे देखकर वो जरा सा मुस्कुराया, वही अपनायत भरी मुस्कुराहट। गालिबन उसे बोट मिल गया था। वो भी जवाबन मुस्कुराई। दोनों ने कहा कुछ भी नहीं। फिर वो थोड़ी देर बैठकर किसी काम का कहकर बाहर निकल गया। दोपहर में मरियम खानम जब कपड़े धोने के लिए सहन में आई तो वो भी अपना अबाया और स्कार्फ लेकर इधर ही आ गई। अबाया तो वो आदतन रोज ही धोती थी। तुर्की हो या पाकिस्तान, हिजाब का ये मतलब तो नहीं होता कि सफाई ना रखी जाए, बल्कि इसमें सफाई की ज्यादा बेहतर होती थी। वो कभी भी गीले बालों पर स्कार्फ नहीं ओढ़ती थी और भले अबाया से कपड़े ना नजर आए फिर भी वो इस्त्रीशुदा कपड़े पहनती और बाल ठीक से बनाकर ही स्कार्फ लेती थी। आंटी, क्या आपके पास अबाया लोशन है? मेरा लोशन खत्म हो गया। अपना अबाया और स्कार्फ पानी से भरी बाल्टी में डालते हुए उसने पूछा। वो अबाया को सर्फ से धोने का रिस्क नहीं ले सकती थी और अबाया लोशन खत्म हो चुका था। अब किससे धोए? इत्तेफाक से मेरे पास भी नहीं पड़ा हुआ था। तुम शैम्पू डाल लो, वो भी ठीक रहेगा। उनकी हिदायत के मुताबिक उसने बाल्टी में थोड़ा सा शैम्पू डाला और हाथ से मिक्स कर दिया। मरियम खाना मशीन में कपड़े डाल रही थी। वो उनके पास आ खड़ी हुई। आंटी, एक बात तो बताएं। पूछो, उन्होंने दौरान मसरूफियत पूछा। जहान कहता है कि कुरान में पहेलियां होती हैं, क्या वाकई ऐसा होता है? देखो बेटा, कुरान बेजात खुद पहेली नहीं है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं।
اور یہ تو قرآن خود بھی بار بار کہتا ہے۔ ہاں تم کہہ سکتی ہو کہ قرآن میں بہت ساری پہیلیاں ہیں، مگر آنٹی قرآن تو آسان بنا کر اتارا گیا ہے نا، تو پھر کیا ضروری ہے ہم اس کی ہر پہیلی ڈھونڈیں؟ نہیں، قرآن آسان بنا کر نہیں اتارا گیا، اس میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ وہ اب مشین کا ٹائمر لگا رہی تھی۔ لیکن آنٹی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے قرآن کو آسان بنا کر اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ قرآن کو یسیر بنا کر اتارا ہے، لیکن آسان نہیں۔ یسر کا مطلب آسان نہیں ہوتا، یہ تو انگریزی اور دوسری زبانوں میں اس کا ترجمہ آسان کر دیا جاتا ہے، ورنہ اس کا مطلب آسان نہیں ہوتا۔ یسر کہتے ہیں کسی چیز کو تمام ضروری لوازمات سے آراستہ کر کے اسے ریڈی ٹو یوز بنا دینے کو، مگر آنٹی آسان تو بھی اسی چیز کو کہتے ہیں، وہ الجھی۔ نہیں بیٹا، آسان کہتے ہیں پیس آف کیک کو، یعنی کسی کو کھانے کے لیے کیک کا ایک ٹکڑا دے دینا، اور یسیر کا مطلب ہے کہ کسی کو انڈے میدے گھی چینی وغیرہ اور کیک کی ریسپی دے کر کچن میں بھیج دینا۔ سب اس کے ہاتھ میں ہوگا، مگر کیک اسے خود بنانا ہوگا۔ اب یہ اس پہ منحصر ہے کہ وہ کیک بناتا ہے یا انیشیا سے آملیٹ اور میدے کی روٹی بنا کر اصل مقصد سے ہٹ جاتا ہے۔ انسان کے لیے وہی ہوتا ہے بیٹا جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ مشین زوردار آواز کے ساتھ چل رہی تھی۔ اس کے عبایا کو بھگوئے بھی کافی دیر ہونے کو آئی تھی، سو اس نے بالٹی سے اپنا گیلا عبایا اور سکارف نکالا اور صحن کے کونے میں لگے سنک پہ لے آئی۔ آنٹی، کیا سب گناہ معاف ہو جاتی ہیں؟ نل کھول کر دونوں مٹھیوں سے سیاہ حریر کو بھینچتی وہ اس کی جھاگ نکال رہی تھی۔ پانی غٹاغٹ کی آواز کے ساتھ سنک کے پائپ سے نیچے جا رہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، تو پھر وہ پیچھے کیوں آتے ہیں؟ سنک پہ جھکے کھڑی کپڑا بھینچ بھینچ کر اس کے ہاتھ دکھنے لگی تھی۔ جھاگ اب ذرا کم ہوئی تھی، یعنی اس کی آنٹی کی طرف پوچھ تھی، وہ ان کو آواز کو صرف سن سکتی تھی، یعنی کہ وہ ہمیں بار بار دکھائی کیوں دیتے ہیں؟ اس نے گیلے عبائے کو گچھڑی کی صورت بنا کر دونوں ہاتھوں سے نچوڑا۔ پانی کی دھاریں بہتی گئیں۔ تو اچھا ہے نا، انسان بار بار معافی مانگتا رہتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے جب اس کے وہ گناہ بدل کرنے کی لکھ دیے جاتے ہیں، لیکن وہ ہمارا تعاقب کیوں نہیں کر دیتی؟ اس کے ہاتھ میں اب ٹھنڈا سا عبایا رہ گیا تھا۔ حریر بھی جب کپڑا تھا، اس کو گٹری میں بھی ڈال دو اور تو ایک شکن نہ پڑتی۔ اس نے کبھی بھی اس کو استری نہیں کیا تھا۔ گول مٹول کر کے رکھ دو، مجال ہے جو چمک ماند پڑے۔ سچے دل سے توبہ کرو تو گناہ نہیں آتے پیچھے۔ اس نے تار پہ عبایا پھیلایا اور پھر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ اب مشین سے گیلے کپڑے نکال رہی تھی۔ کنکھیوں سے اپنا عبایا ہوا سے پھڑپڑاتا دکھائی دے رہا تھا، مگر وہ کوف تو دیتے ہیں نا، جیسے یہ عبایا مجھے کوف دے رہا تھا۔ لگتا ہے ابھی ہوا کا تیز جھونکا آئے گا اور یہ اڑ کر میرے سارے منظر پہ چھا کر اس کو تاریک کر دے گا۔ اس بات پہ مریم خانم ذرا مسکرائیں اور ٹوکری میں سے ایک کلپ اٹھا کر عبایا کے اوپر لگا دیا۔ حیا پل بھر کو بالکل ٹھہر گئی۔ اب نہیں اڑے گا، بھلے کتنا ہی پھڑپڑا لے۔ دعا بھی ایک کلپ کی طرح ہوتی ہے، اور یہ گناہ اس لیے یوں پھڑپڑاتے ہیں تاکہ تم یہ یاد رکھو کہ اگر تم دوبارہ اس رستے کی طرف گئیں تو یہ کلپ ٹوٹ جائے گا اور کپڑا اڑ کر سب پہ چھا جائے گا۔ زمانے اسلام میں آنے کے بعد جاہلیت کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن ایک دفعہ پھر غلط رستے کی طرف جانے کی صورت میں وہ پچھلے گناہ زندہ ہو جاتے ہیں اور انسان کی اس پرانے زمانے جاہلیت کا بھی حساب دینا پڑتا ہے۔ تو گناہ اس لیے ہمیں دکھائی دیتے ہیں تاکہ ہم ڈرتے رہیں اور برائی کی طرف دوبارہ نہ جائیں۔ ہاں، اور تاکہ ہم خوف اور امید کے درمیان اللہ کو پکارتے رہیں۔ اسی کو کہتے ہیں ایمان۔ مشین کا ڈرائر بزر بجانے لگا تھا۔ آنٹی اس کی طرف پلٹ گئیں۔ وہ بس ان کے پشت کو دیکھے گئی۔ بہاریں عائشہ کی باتیں دہراتی تھی، عائشہ جہان کی اور جہان مریم خانم کی۔ ہر علم والے پہ ایک علم والا ہوتا ہے، بس انسان کو سننا شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں میں اللہ نے بہت خیر رکھی ہوتی ہے، اور یہ سننا اس نے ترکی آ کر ہی تو شروع کیا تھا۔ ترکی کے خوبصورت لوگوں کی خوبصورت باتیں۔